हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और मैं संतोष सिंह आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आज आया हूं। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन संतोष सर फिजिक्स क्लासेस एंड दिस इज संतोष सिंह, फिजिक्स फॉर IIT NEET, Indian Air Force Navy, and mathematics for IIT and Indian Air Force Navy, and arithmetic for all other examinations। ठीक है बच्चों, एक कहावत है ना कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर डर करके आप भागोगे ना तो कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते, और अगर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो ना, तो चाहे जितना टफ मंजिल हो, चाहे जितना दूर हो, एक न एक दिन आप उसे जरूर पा जाओगे। याद रखना ये संतोष सर की बात। ठीक है, इस चीज को याद रखना, खूब मेहनत करना, सिलेक्शन आप जरूर पाओगे, मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में अगर चलोगे तो। ठीक है, तो बेटा आज देखो आपका ये जो क्लास है वो एनडीए के लिए है, एयरफोर्स के लिए है, नेवी के लिए है, नीट के लिए है, आईआईटी के लिए है। कोई बच्चा अगर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी है। बड़ा आज आपका टॉपिक फिजिक्स है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आज आपके ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स का होगा, और फिजिक्स में भी मैकेनिक्स का पार्ट चल रहा है। और मैकेनिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है मोशन इन वन डायमेंशन, लेक्चर नंबर 9 है बच्चा। ये एक सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। तो जो भी बच्चा इसको पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट की, फिजिक्स से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सीरीज चल रहा है, लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें। ठीक है, जैसा कि बच्चों बता दिया जाए, आपका नया बैच इस समय स्टार्ट है, क्लासेस चल रहा है नए बैच का। ठीक है, तो आप एडमिशन लेकर के क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप पेड क्लासेस में आकर के। ठीक है, सारी वीडियो आपकी पब्लिक नहीं होगी, इसमें से कुछ वीडियो होगा जो आपका पब्लिक होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप नए बैचेस में आकर के एडमिशन, पेड बैच में आइए, एडमिशन लीजिए, स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, क्लासेस करिए अपना पूरा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई चीज पूछना है, तो इस मोबाइल नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर जो होगा बच्चा वो आपका है 8858748437। ठीक है, चलिए इसमें प्रिपरेशन किस किस चीज की कराई जा रही है, तो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है ना, वो प्रिपरेशन यहाँ पे ठीक है, ये जो प्रिपरेशन कराया जा रहा है बेटा, आपको प्रिपरेशन जो हो रहा है वो सबसे पहले बता दूं कि आपका नीट की तैयारी करने वाला जो बच्चा है, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा है, आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका फिजिक्स इंडिविजुअल भी चल रहा है और कंबाइन भी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स अब्लिक आपका बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो जिस बच्चे को जो भी इंडिविजुअल पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, चाहे केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, चाहे मैथ पढ़ना चाहता हो, या बॉटनी या जूलॉजी पढ़ना चाहता है, जिसके लिए जो भी चीजें हैं, इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसको भी पढ़ सकता है, और कंबाइन पूरा पढ़ना चाहता है तो उसको भी पढ़ सकता है। ये नीट के लिए यहाँ पे क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस है, वीडियो इनकी बन चुकी है, और आपको जो है जब आप पेड क्लास में आएंगे तो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस क्लासेस भी उसमें है। दूसरी चीज बेटा देखो, एनडीए का कोई बच्चा है, एनडीए एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स का बच्चा है, या नेवी का बच्चा है, इंडियन एयर फोर्स नेवी का बच्चा है, तो उसके लिए इंडिविजुअल फिजिक्स भी चल रहा है, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स भी चल रहा है, और इंडिविजुअल इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं, और इंडिविजुअल जनरल स्टडी अगर वो करना चाहता है तो उसकी भी क्लासेस हैं। ये चारों सब्जेक्ट है, और चारों में सबका इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है। अगर आप कंप्लीट वीडियो भी बन चुका है, अगर आप कंप्लीट पैकेज में आना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग है, और आप इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने कहीं पे पढ़ा है, किसी सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, लगता है आपको वो सब्जेक्ट वहां पे वीक है, फिर से कर लिया जाए एग्जाम के लिए, तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा चीज बेटा देखो, जो सीडीएस का बच्चा है, सीडीएस के लिए
या जो बच्चा एफ कैट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या जो बच्चा आईनेट की तैयारी कर रहा है, या जो बच्चा टीए की तैयारी कर रहा है, इन बच्चों के लिए भी बेटा कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक प्लस एडवांस हो जाता है, ठीक है। वो इंडिविजुअल क्लासेस करना चाहता है तो वो भी आपको मिल जाएगा, इंडिविजुअल इंग्लिश क्लासेस करना चाहता है तो वो भी उसको मिल जाएगा, जनरल स्टडी की क्लासेस करना चाहता है तो वो भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल स्टडी में बता दो बेटा, यहाँ पे देखो जनरल स्टडी पॉलिटी अलग सर पढ़ा रहे हैं जो विवेक सर हैं, ज्योग्राफी जो चल रहा है वो अतुल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो चल रहा है वो त्यागी सर पढ़ा रहे हैं, स्वयं त्यागी सर पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो क्लास चल रहा है वो नम्रता सिंह पढ़ा रही हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी क्लासेस हैं इस पे, और आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरा चीज चल जाएगा। और हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सिकंदर मौर्य सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मतलब इसमें वो टीचर है जो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है और उस सब्जेक्ट से नेट जो है क्वालिफाई है और कंटिन्यूस सिविल का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं यूपीएससी का पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें उस बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक टीचर से सारी चीजें पढ़वा दी जा रही हैं और आपको कुछ समझ में ही नहीं आए फिर, क्योंकि एक टीचर सब सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। वो सबको पता है और अगर कोई पढ़ा रहा है तो ये मात्र बहकाया जाना है, ठीक है। तो चलो बेटा, ये आपका सारा प्रोग्राम है। और इसके अलावा भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई चीज पूछना है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8858748437। तो ये कांटेक्ट नंबर है, वो इस पे कांटेक्ट कर सकता है और इस पे उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी अगर वो पेड क्लासेज एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। तो चलिए विलंब नहीं करना है, अब आगे बढ़िए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासेज स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे जो है आपका मैं बता दूं कि कल भी आपका चला था मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। मोशन इन वन डायमेंशन चल ही रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। बेटा देखो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब अगर कोई जैसे एक्स एक्सिस अगर ले लिया जाए, कोई एक्स एक्सिस है तो कोई भी पार्टिकल या बॉडी अगर एक ही एक्सिस पर चल रहा है तो उनका क्या हो जाएगा, ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। या अगर वो केवल एक ही एक्सिस वाई पे चल रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अगर जेड पे चल रहा है तो वन डायमेंशनल, माने केवल एक एक्सिस पे चल रहा है, एक्स पे चल रहा है तो केवल एक्स पे चले, वाई पे चल रहा है तो केवल वाई पे चले, जेड पे चल रहा है तो केवल जेड पे चले, तो ये आपका कहलाता है वन डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सीधी रेखा में कोई चीज अगर चल रहा है तो वो एक विमी गति का उदाहरण है, या समतल गति में इसमें वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। दूसरा चीज बेटा होता क्या है, जैसे कोई दो डायमेंशन में चल रहा है, मान लिया एक्स वाई डायमेंशन में चल रहा है, तो टू डायमेंशनल जो मोशन होता है ये कहलाता है टू डायमेंशन। माने जैसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप गति है, तो क्या होता है बेटा, वो इस तरह से चलता है। इसका मतलब इसकी पार्टिकल अगर पी यहाँ पे है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई जो होता है ये दिखाता है आपका कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये पार्टिकल, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे चल रहा है ये पार्टिकल। इसका मतलब एक्स वाई दोनों एक्सिस पे चल रहा है, इसका मतलब ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, इसको प्लेन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा कभी कभी कोई चीज क्या होता है, वो 3D में चलता है, एक्स वाई जेड तीनों लेके चलता है एक साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों चलता है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, आपको यहां तक यही बताया गया है। बाकी इसके अलावा भी 4 डायमेंशनल मोशन का भी डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे आपको 3D तक ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक्स वाई जेड एंड टी भी आ जाता है, ठीक है। तो एमएससी लेवल बताया जाता है, कोई मतलब नहीं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो जैसे इसमें आपसे कह दिया गया कि कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, ठीक है। ये भैया कोई कार है इस तरह से, ठीक है, ये कोई कार है मान लिया, ठीक है। ये प्रारंभिक स्पीड यू स्पीड से चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है यू स्पीड से, ठीक है। और यहां अगर ये पहुंचता है तो इसका अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। और ये मान लिया एक समान स्पीड से नहीं चल रहा है, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें अगर एक्सेलरेशन a है तो t समय बाद
इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला, व्हेन एनी बॉडी इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली बेटा देखो, जब भी कोई पिंड क्षैतिज रूप से आगे की तरफ चलता है तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, पिंड का अंतिम वेग पूछा जाए तो ये पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। जैसे कोई कार है या कोई वस्तु है, शुरू में उसकी वेलोसिटी u है, t समय बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा अगर उसमें एक्सप्रेशन a है, तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई कार है जो शुरुआत के 5 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है और उसमें एक्सेलेरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो t बराबर 2 सेकंड पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो बच्चा ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी बराबर कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी इनका कितना हो जाएगा 5 प्लस a की जगह 2 और t की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा। इसका मतलब भाई देखो, जब कोई भी कार है या कोई बॉडी है वो एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है ना। एक फॉर्मूला होता है त्वरण का, ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ऐसे केसेस में बेटा यहाँ पे दो चीजें होता है, अगर यहाँ पे आपका v2 ग्रेटर देन है v1, माने प्रारंभिक वेग से ज्यादा है अंतिम वेग, तो इसका मतलब ये बॉडी क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, त्वरित गति में आता है, माने इसकी स्पीड ज्यादा होती है। और जब अंतिम वेग आपका प्रारंभिक वेग से कम होता है, इसका मतलब यहाँ पे डी एक्सीलरेशन होता है, डी एक्सीलरेशन, या इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसको हम सिंपल कहते हैं मंदन, और इसको हम कहते हैं त्वरण। तो भैया जब कोई आदमी चला रहा है, कोई कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, कोई भी चीज चला रहा है, अगर वो स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है, त्वरित गति में जा रहा है ना। लेकिन अगर कोई कार जा रहा है, कुछ स्पीड से जा रहा है, सामने कोई चीज आ गया तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, जब वो ब्रेक लगाएगा तो अंतिम स्पीड उसका कम होगा, तो जब स्पीड वो कम करता है, इसका मतलब वो किसमें है, मंदन में है, या डी एक्सेलेरेशन में है, रिटार्डेशन में है। तो हमने पहला केस ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करते हुए आगे जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम इस फॉर्मूले में सॉल्व कर देते हैं। दूसरा चीज बेटा, इनका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी दिखाते जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इनका ये है बेटा कि अगर इन्होंने कह दिया कि कोई कार शुरू में u स्पीड से चल रहा है और ये इसका एक्सेलेरेशन a है, t समय बाद ये कितनी दूरी कवर कर लेगा, तो इनका ये फार्मूला हो जाता है आपका, इसका फार्मूला हो जाता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये हो जाता है इनका दूसरा फार्मूला। माने अगर ये कभी कह दिया जाए आपका कि कोई कार है जो u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रहा है, तो और उसमें एक्सेलेरेशन a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो t बराबर 2 सेकंड पे आप बताइए वो कितनी दूरी चल जाएगा। माने हमारे पास मान लिया बाइक है या कार है, हम उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू में चल रहे हैं, हमने एक्सेलेरेशन क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया, एक्सेलेरेशन इस तरह से हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पूछ ले कि 2 सेकंड बाद हम कितनी दूरी पहुंच जाएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो आपका ये दूसरा फार्मूला लगेगा। ध्यान दीजिए, इजी जरूर लग रहा है, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, बहुत छोटी चीजें बता रहे हैं, पर बेटा मैं ऑफलाइन के क्लासेस में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ प्रयागराज में। ठीक है, और मैंने ये फील किया, मैंने ये देखा है कि बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, छोटी छोटी चीजें ये भी नहीं पता होता है, और जब ये नहीं पता होगा तो आगे चीजें कैसे सॉल्व करेंगे। और ये मेरा क्लास हर बच्चों के लिए है, 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए
आपका शुरुआत का क्लास ऐसे होगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे उसमें टफ की पोर्शन आते जाएंगे। तो जो लेक्चर नहीं समझ में आएगा जिन बच्चों को, उसके पहले वाले एक लेक्चर वो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चा, यहाँ पे u की जगह तुरंत रख देंगे 5, t की जगह रख देंगे 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, a की जगह क्या हो जाएगा 2, और t स्क्वायर की जगह क्या होगा 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, 5 दूनी 10 और ये हो गया 4, 14 मीटर की दूरी कवर करेगा। ये कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो इस तरह से 14 मीटर की दूरी कवर करेगा। तो जब आपका प्रारंभिक वेग दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी दिया जाए, एक्सेलेरेशन दे दिया जाए, टाइम दिया जाए, डिस्टेंस पूछे तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है बच्चा। कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये होता है, जैसे इन्होंने कभी कभी ये कह दिया कि भैया ये कार जो है शुरू में u स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यस डिस्टेंस कवर करने के बाद इसमें अगर एक्सेलेरेशन u स्पीड से चल रहा है और इसमें त्वरण या एक्सेलेरेशन क्या है a है, तो यस डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो भैया इसके लिए जो फार्मूला होता है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में इसमें फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका तीसरा फार्मूला हो जाता है। ये बच्चा तब लगता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, 2 आप जानते हैं, a त्वरण है, एक्सेलेरेशन है, s क्या है डिस्टेंस कवर, कितनी दूरी चला वो, ठीक है। अब भैया इस पे अगर कोई क्वेश्चन कह दिया जाए आपसे, अब इनमें से कोई भी चीज 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 दे देगा, एक पूछ लेगा। तो जैसे कभी कह दिया कि कोई कार है जो u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसमें एक्सेलेरेशन 2 है और ये कुल मिलाकर के 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। तो अब बताइए वहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उस कार की फाइनल वेलोसिटी उस पोजीशन पे कितनी हो जाएगी। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे u की जगह 5 × 25 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह 2 और s की जगह 10, तो 2 × 10 20 ये हो जाएगा 2 × 10, तो ये कितना हो गया 40 और 25 65, ये आपका आ जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाएगा v स्क्वायर बराबर। तो v बराबर √65 कर लो, आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से इन 3 फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी इसमें बहुत सी ट्रिक है, बहुत सी चीजें हैं, अभी सारे फार्मूले क्लियर होंगे तो उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हो मैं डिस्कस कराते जा रहा हूं आपका, ठीक है। चलिए बच्चा, अब इस पे कभी अगर आपसे ऐसा पूछे, कभी कभी ये तो क्या है आपका ये क्वेश्चन आ गया कि भैया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के टर्म में क्या होगा। कभी कभी पूछ लेता अगर कोई कार शुरू में इतनी स्पीड से चल रही है तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगी, 6वें सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगी, माने आपसे कह दिया जाए 9वें सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। भैया nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाता है वो आपका, उसके लिए जो फार्मूला हो जाता है इनका, वो फार्मूला होता है Sn = u + a/2 2n-1, इनका ये फार्मूला होता है। और बच्चा ये फार्मूला इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। n क्या है, n सेकंड है, यहाँ पे n का वैल्यू अगर कहा जाए तो n कहा जाता है, जैसे 9वें सेकंड कह दिया जाए तो ये होता है nth सेकंड। nth सेकंड की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे n का वैल्यू रखोगे, ठीक है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन ये कह दिया कि कोई कार है जिसका स्पीड u बराबर 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रहा है, ये कार या बस है या साइकिल है या जो भी है, ठीक है, और इसमें एक्सेलेरेशन का वैल्यू जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10वें सेकंड में, माने 10वें सेकंड में इन 10th सेकंड फाइंड द डिस्टेंस। तो 10वें सेकंड में दूरी बताइए। तो बच्चा दूरी बराबर क्या कर देंगे, u का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस a की जगह हो जाएगा 2/2, यहाँ 2n है तो ये हो जाएगा 2, n की जगह रख देंगे 10 - 1, तो इससे कट गया, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 - 1 19, और 19 5 कितना हो जाएगा 20 × 4 24। तो
तो ये 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। माने आपसे कभी ये कह दिया कि कोई कार है या कोई बस है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इन दिस एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ लिया जाए तो n बराबर 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो ऐसे केसेस में इस तरह से फार्मूला हम यूज करते हैं तो आ जाता है सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, चलो बच्चा, अब इस पे देखो दूसरा चीज हो जाता है। दूसरा यहां पे अगर आ जाए आपका, ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर यहां आ जाए, फॉर डी एक्सिलरेटिंग बॉडी, डी एक्सिलरेटिंग बॉडी माने अगर कोई पिंड मंदन में, मंदन माने आप कह सकते हैं कि उसका अंतिम वेग कम हो रहा है। अंतिम वेग कम होने का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो जब एक्सेलेरेशन में है तो यहाँ पे क्या होता है, v2 ग्रेटर देन v1 होता है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन a का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन जब मंदन में होता है तो v2 कम हो जाता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये कम होगा तो a का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो बेटा जब ये आपसे कहा जाए कि कोई भी बॉडी मंदन में है, माने इसको स्पीड से चल रही, इसको ब्रेक लगा के रोका जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम a को माइनस लिखते हैं। जैसे कह दिया कि मोनू कार चला रहा है, उसके सामने अचानक कोई चीज आ गया, उसने ब्रेक मार दिया, तो क्या हुआ, ब्रेक मारेगा तो स्पीड कम होगा। ठीक है, टोनू मान लिया साइकिल से जा रहा है, उसके सामने कोई आया, धीरे धीरे ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो बेटा ये कहलाता है मंदन। जब ब्रेक मारी जाती है चीजें तो वहां पे बोला जाता है मंदन। ठीक है, अब इनका अगर हम फार्मूला देखें तो इनका फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, v बराबर इसी में लिख देंगे u। अब देखो यहाँ प्लस 80 था ना, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर u माइनस 80। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, है ना। दूसरा यहाँ पे s है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1/2 80 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अगला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। और अगला हो जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये हो जाएगा u -a/2 2n-1, ये हो जाएगा। तो आपका इस तरह से मंदन में सारे फार्मूले इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इस पे आपका बेटा एग्जाम में न्यूमेरिकल इस पे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो इस पे मैं डिस्कशन यहां कर दे रहा हूं ऊपर। ठीक है, इस टॉपिक का। ठीक है बच्चा, देखो इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्योंकि इस पे आप कर ले जाएंगे आराम से, इस पे भी कर ले जाएंगे। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है, या इस पे भी पूछा जाता है। तो जैसे कह दिया इन्होंने, क्वेश्चन जैसे बना दिया, ठीक है, कि अगर कोई कार है जो कि u बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, अचानक उस पर जब ब्रेक मारा जाता है तो ब्रेक मारने के बाद वो आपका जो है s बराबर 10 मीटर की दूरी पर जाकर के रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। माने कोई कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अचानक उस पर ब्रेक मारा जाता है, तो ब्रेक मारने के बाद 10 मीटर दूरी तक जाते जाते वो रुक जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि वही कार u बराबर 80 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है, तो ब्रेक मार के जब हम रोकेंगे उसको तो कितनी दूरी कवर करेगा, s2 बराबर ये कितनी दूरी कवर कर लेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो बेटा देखो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं आराम से। सॉल्व कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, मंदन दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2s। जब डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट हो हमेशा ये यूज करिए। तो बेटा देखो इस पहले वाले इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या करता है, ये होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2s
तो वी स्क्वायर की जगह 0 बराबर यू स्क्वायर की जगह 40 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान इन्होंने दिया ही नहीं है, यस की जगह रख देंगे 10 मीटर। तो बेटा देखो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये दिखा रहा है आपका कि 10 दूनी 20, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 40 का स्क्वायर बटे 20, है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पहले इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि उस कार का मंदन क्या है। अब दूसरे इक्वेशन में फिर इन्होंने दिया कितनी दूर चलेगी, तो 0 कर देंगे, ये बराबर यू स्क्वायर क्या हो गया 80 का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा बेटा देखो अब ए का मान यहां से हम रख देंगे, ये रख देंगे, कितना रख देंगे 40 का स्क्वायर बटे 2 इंटू एस, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2as, है ना, ए का वैल्यू ये आया है। अब देखो ये इससे कट गया तो ये क्या लिखा जा सकता है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर बटे 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि ये यहां से आ जाएगा 40 दूनी 80, 80 गुणे 80 तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, तो ये आपका आएगा 4 मीटर तक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हो रहा है क्या, 40 होगा क्या, तो ये 20 है भैया, ये 20 है, 20 है। ठीक है, तो ये 40 आएगा, ऊपर 40 मीटर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज हम इसका अगर फार्मूला निकाल दें, एक तो ये हो गया कि हमें कोई फार्मूला नहीं पता था, हमने इस कॉन्सेप्ट से निकाल दिया। दूसरा चीज बेटा अगर हमें फार्मूले से सॉल्व करना हो तो एक फार्मूला इस पे हम और ये भी निकाल सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम ये कर देंगे v1 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर माइनस 2as1, तो अगर इसको 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर u1 स्क्वायर माइनस 2as1, तो यहाँ क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर बराबर 2as1, है ना। उसी तरह से दूसरे वाले केस में अगर u2 स्पीड से चल रहा है तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर बराबर 2as2, अगर इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर बराबर 2a कट जाएगा तो ये हो जाएगा s1 अपॉन s2। ये फार्मूला आ गया, आप रट लो, डायरेक्ट फार्मूला ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, u बराबर प्रारंभिक वेग इनका कितना है 40, इनका अंतिम वेग कितना है 80 का होल स्क्वायर, ये बराबर s1 बराबर कितना दिया है 10 मीटर, s2 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, s2 बराबर 40, तो आ गया s2 इक्वल हो गया 40 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गई चीजें बेटा। तो जब ये कभी पूछा जाए कि कोई कार इतनी स्पीड से चल रहा है, ब्रेक मारने पे इतना दूरी चलता है, तो इतनी स्पीड से अगर चलेगा तो ब्रेक मारने पे कितनी दूरी तक चलेगा, तो उसका हम इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा बेटा अगर हम ये डिस्कस करें कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आता है तब क्या होगा, ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। बाकी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आएगा उस पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगला, तो बेटा देखो अगला आ जाए तीसरा, इसमें हो गया व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन। मान लिया जब कोई पिंड नीचे आता है, इसको हम कहेंगे जब पिंड नीचे आता है। बेटा देखो जब पिंड नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हो जाता है, ध्यान दीजिए, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर ये कोई बॉडी है, यहां से इसको u वेलोसिटी से छोड़ा गया और यहां से ये नीचे आया, और अगर ये नीचे आएगा तो g एक्सेलेरेशन से आएगा। ठीक है, बॉडी कोई ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यहां तक आने में t टाइम लिया और यहाँ पे अंतिम वेग v है, तो बेटा इसका फार्मूला हो जाता है v बराबर, आपका ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है, v बराबर u प्लस gt। ठीक है, ये क्वेश्चन 1। दूसरा चीज, अगर u वेलोसिटी से नीचे आता है और h हाइट से गिराया गया, ये नीचे आने में जो है t टाइम लेता है, तो h बराबर क्या हो जाता है, तो बेटा h बराबर आ जाता है ut, वही 80 था ना, तो 80 की जगह ut हो जाएगा प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। तो ये इनका सेकेंड फार्मूला ये आ गया। उसी तरह से अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया जाए तो ये फार्मूला हो जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2h होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a की जगह g हो जाएगा और s की जगह h हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाता है। और nth सेकंड में तय की गई दूरी hn बराबर हो जाता है u प्लस जी बाई 2n-1, ये फार्मूला हो जाता है। तो आपका इस तरह से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो बेटा आपका इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो जाता है और ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आपसे कहा जाए कि किसी ऊंचाई से किसी पिंड को u बराबर इतनी वेलोसिटी से नीचे फेंका जाता है, तब तो आप u का मान रखेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी ऊंचाई से किसी पिंड को ऐसे छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल कर दिया जाए, तो वहां पे प्रारंभिक वेग का मान 0 रखते हैं। ठीक है, माने ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा, फ्री फॉल अगर हो रहा है तो वहां पे प्रारंभिक वेग का मान 0 रखना होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, तो जैसे आपसे इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि कोई भी बॉडी है जिसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, ठीक है, ये फ्री फॉल छोड़ा जाता है, फ्री फॉल छोड़ दिया गया ऐसे नीचे, तो t बराबर 10 सेकेंड बाद इसका ग्राउंड पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 50 किलोग्राम का कोई पिंड है जिसको फ्री फॉल ऐसे किसी ऊंचाई से छोड़ दिया गया है, तो 10 सेकेंड बाद उसका नीचे का वेग क्या हो जाएगा। तो बच्चा देखो यहाँ पे फ्री फॉल के लिए u बराबर 0 होता है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v t, और नीचे आ रहा तो g से आएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, ये हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के लिए u का मान 0 रख देंगे, g का मान क्या रखेंगे, 10 रख देते हैं, कैलकुलेशन के लिए 9.8 होता है जाने, लेकिन 10 रख देते हैं, और t का मान क्या दिया है 10। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पता चल जाएगा कि ये पिंड जो है नीचे कितने वेलोसिटी से गिर रहा है, तो ये 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। दूसरा चीज इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पूछ लिया जाए आपसे कि अगर कोई 100 किलोग्राम का पिंड है, ठीक है, ये फ्री फॉल छोड़ा जाता है, फ्री फॉल छोड़ा जाता है, तो t बराबर 4 सेकेंड बाद नीचे आकर के गिरता है, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो बच्चा क्या करेंगे, h बराबर हम क्या करते हैं, h बराबर रखते हैं ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर करते हैं। अच्छा, फ्री फॉल के लिए 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, h बराबर हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, तो 1/2, g की जगह 10 रख दीजिए, t की जगह 4 दिया है, तो 4 चौक 16 हो गया, 2 8 16, 8 10 में 80, तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई है, ये 80 मीटर है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस फार्मूले पे रख लोगे। ठीक है ना, और ये चीजें हैं इनका। तीसरा चीज बेटा, अगर इनका दे दिया जाए कि कोई भी पिंड है जो कि 200 किलोग्राम का पिंड है, ठीक है, फ्री फॉल छोड़ा जा रहा है, u बराबर इतना है, h बराबर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो नीचे पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो बेटा देखो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और h का मुकाबला है, सामना है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाला फार्मूला लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लिख देंगे। अच्छा, ये 0 होता है तो ये 0 बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे g का मान 10 रख देंगे, h का मान 10 दिया है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा 10√2। इसका मतलब अंतिम वेग इनका हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए 90 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ठीक है, दे दिया जाए कि किसी भी पिंड को, बॉडी को छोड़ दिया जाता है यहां से फ्री फॉल, मान लिया यही है आपका, यही सेकेंड केस में आ गया कि इसको फ्री फॉल ऐसे छोड़ दिया गया यहां से ऐसे, तो n बराबर 5वें सेकेंड में कितनी, 5वें सेकेंड में आकर के ये नीचे आता है, तो कितनी ऊंचाई है। तो बेटा क्या करना है, ऊंचाई hn बराबर क्या होता है, u प्लस जी बाई 2 2n-1 फार्मूला होता है, ये 0 हो जाएगा, फ्री फॉल है,
तो क्या हो जाएगा 10/2, 2 गुणे 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, तो 5 गुणे 9 बराबर 45 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है ना। तो इस तरह से इस पे रिलेटेड सारा फार्मूला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब अगर हमें डिस्कस करना हो कि अगर हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकें तब क्या होगा, तो बेटा देखो अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका चौथा केस ये होता है इनका, चौथा, व्हेन बॉडी इज थ्रोन अप, जब पिंड को ऊपर फेंका जाता है, माने पिंड को क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। मतलब देखो जब पिंड को ऊपर फेंका जाएगा ना तो वहां पे जी क्या हो जाएगा, जी नेगेटिव हो जाएगा, जी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और टॉप पॉइंट पर जो है फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या रख देते हैं, 0 रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। जब हम फेंकेंगे तो एक समय आएगा कि ऊपर एकदम ऊंचाई पे जाके 0 हो जाएगा। तो पहला वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये फार्मूला बन जाएगा। और चौथा हो जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी u माइनस g/2, यहां हो जाएगा 2n-1, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, इनका जो इक्वेशंस था उसमें हमने पहले वाले इक्वेशन में जहां a था, अगर ऊपर से नीचे आता है तो a की जगह g रख दिया, ये आ गया। नीचे से ऊपर जा रहा है तो g माइनस रख दिया, अगर मंदन हो रहा है तो a की जगह माइनस ए कर दिया, ठीक है। जैसे आपसे इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर कभी ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि कोई पिंड है जो 200 किलोग्राम का है, ठीक है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है और h बराबर यहां पे है 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर फेंका जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, हम इस फार्मूले पे निकाल लेंगे, v स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस 2gh, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये आ जाएगा u बराबर क्या आ जाएगा, √2gh। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2, g की जगह 10, h की जगह 10, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि इनको 10√2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है। दूसरा चीज बेटा इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि एक m1 और m2 दोनों मास बॉडी हैं, दोनों अलग अलग ऊंचाई से अगर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, h2 ऊंचाई से आ रहे हैं, t2 टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, तो बेटा देखो इसका भी प्रारंभिक वेग 0 होगा, इसका भी प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो इनके लिए केस क्या हो जाएगा, इनके लिए केस हो जाएगा h1 बराबर हो जाएगा 1/2 gt1 स्क्वायर, और इनके लिए केस क्या हो जाएगा 1/2 gt2 स्क्वायर। दोनों को भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h1/h2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका भैया, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। माने आपसे अगर पूछा जाए t1 और t2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो √h1/h2 हो जाएगा। तो जैसे आपसे कभी कह दिया जाए कि 200 किलोग्राम का पिंड h1 ऊंचाई से गिराया जाता है तो t1 समय में नीचे आता है, अगर वो h2 ऊंचाई से गिराया जाएगा तो कितने समय में नीचे आएगा, इस फार्मूले पे रख देंगे, है ना। मतलब दोनों इस फार्मूले पे आ जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि दोनों बराबर ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा बेटा, अगर h1 और h2 बराबर ऊंचाई से गिरे जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपसे कभी कहा जाए कि 100 किलोग्राम का मास बॉडी है, एक 10 किलोग्राम का मास बॉडी, एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं, तो सबसे पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स के हिसाब से आंसर होगा। लेकिन अगर वहां पे मीडियम प्रेजेंट है, एयर वायु है, तो सबसे ज्यादा अपोजिशन किस में होगा, हल्के में होगा, तो भारी वाला पहले आएगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप बताएंगे कि दोनों इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, दोनों मास बॉडी एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है ना। ये देखिए t1 और t2 दोनों का टाइम क्या है, इक्वल है।
और अगर अलग अलग हाइट है तब दोनों का टाइम का रेशियो पूछे तो T1/T2 बराबर √H1/S2 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। इस पे रिलेटेड असाइनमेंट आपके सामने है, आप उसको करेंगे, पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगले लेक्चर पे इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और होंगे, फिर हम 2 डायमेंशन में आएंगे। ठीक है बच्चा, आज का क्लास इतना ही है। आप लोग को अगर ये पसंद आए तो दूर दूर तक बच्चों को जो है इसको बताइए और ढेर से ढेर सारे बच्चों तक इसको पहुंचाइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और आगे तक बढ़ाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच।